एटीट्यूड जब बदलेगा तो आपकी जिंदगी में सफलता आएगी। पहला, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, अपने काम के प्रति आपका नजरिया, अपने काम के प्रति जब आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो आपकी जिंदगी में सफलता की शुरुआत होगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, शुरुआत हर काम की छोटे से होती है। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने कचरा उठाने का, नाली साफ करने का काम शुरू किया, वहां से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उस काम में इतना तत्परता के साथ और तन्मयता के साथ काम किया कि आज वो कचरे उठाने वाले एक बहुत बड़े कॉरपोरेशन के, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जो जिस कंपनी के वैल्यूएशन आज 100 करोड़ की है। यानी जिस आदमी ने नाली साफ करके अपने करियर की शुरुआत किया, जो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम आपको ऊंचाई पर लेके जा सकता है, बशर्ते आप उस काम को जुनून की तरह से करें। तो अपने काम से मोहब्बत करना कामयाबी की पहली शर्त है। और आरसीएम बिजनेस तो मैं आपको ये जरूर बोलना चाहता हूं, एक ऐसा पवित्र काम है जहां पर आप लोगों को बीमार पड़ने से बचा रहे हैं। आप, भारत की आज 2 बड़ी समस्याएं, पहली समस्या है कि साहब भारत में बीमारियां बढ़ रही है लगातार, राइट। दूसरी समस्या है कि भारत में हर व्यक्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा, जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा, सपनों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं आ रहा। तो ये 2 बड़ी समस्याएं हैं और इन दोनों समस्याओं का समाधान आपके पास है। आप हिंदुस्तान को समाधान दे सकते हैं। तो पूरे जोश के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अच्छे भाव के साथ आप लोगों के पास ये बिजनेस लेकर जाइए और जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी को संकोच होता है कि सर मैं चाचा जी को कैसे बताऊं और पड़ोसी को कैसे बताऊं, वो क्या सोचेगा, मैं आरसीएम कर रहा हूं, वो क्या बोलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे 50,000 रुपए लेने हैं और 50,000 रुपया मुझे अपने बॉस से उधार लेने हैं। मैं सुबह 6 बजे सोचा कि बॉस के पास जाऊं क्या, तो मुझे लगा बॉस तो भी उठा ही नहीं होगा। 7 बजे सोचा कि जाऊं क्या, तो लगा अभी तो उठा ही होगा। उठते के साथ उधार लेने वाले के दर्शन हो जाए तो दिन खराब हो जाएगा उसका। 8 बजे सोचा अभी जाऊं क्या, तो अभी लगा अभी तो नहा धो रहा होगा। 9 बजे सोचा अभी जाऊं क्या, तो लगा अभी तो सब नाश्ता कर रहा होगा। 10 बजे सोचा अभी जाऊं क्या, तो लगा अभी तो ऑफिस के लिए निकल गया होगा। सोचा ऑफिस में जाऊं क्या, तो फिर मुझे लगा ऑफिस में तो इतने टेंशन होती है कि वहां मैं कर्जा मांगूंगा तो वो शायद मना कर देगा। शाम को 5 बजे अभी तो वो ऑफिस से निकल रहा होगा। शाम को 6 बजे अभी तो घर आया ही होगा। शाम को 7 बजे अभी तो सैर के लिए निकला होगा परिवार के साथ। 8 बजे अभी तो खाना खाने बैठा होगा। 9 बजे अभी तो टीवी भी देख रहा होगा, फैमिली से बात कर रहा होगा। 10 बजे सो चुका होगा, मैं गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। सीन नंबर 1। सीन नंबर 2, मैंने बॉस से 50,000 उधार लिए थे, मगर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं दे नहीं पा रहा था। अभी कहीं से पैसे आ गए और मुझे वापस करने हैं। बॉस ने तो मान लिया था डूब गया, बॉस ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पास आ गए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे वापस करना है। कब जाऊं? कब जाऊं साहब? सुबह 6 बजे? बुरा मानेगा? 7 बजे? 8 बजे? ऑफिस में जाके 50,000 वापस करूं, बुरा मान जाएगा? अरे रात को 2 बजे भी अगर मुझे जाना है और मैं नींद से उठाकर बॉस को बोलूंगा कि साहब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, पैसा आ गया, मैं वापस करना चाहता हूं, रात को 2 बजे बॉस अंदर बुलाएगा, अपने हाथों से चाय बना के पिलाएगा। हेलो, सुनो, तो मुझे बताइए दोनों सिचुएशन में फर्क क्या पड़ा? पहले मैं लेने जा रहा था, अब मैं लेने जा रहा हूं। जब आप ये सोचोगे ना कि आरसीएम बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट खरीद ले तो मेरा डायमंड क्लब हो जाए, मेरा सुपर डायमंड, मेरा स्टार डायमंड क्लब हो जाए, मेरी रॉयल्टी हो जाए, कोई ज्वाइन कर ले तो मेरा चेक आ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको संकोच होगा, शर्म होगा, किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना, इस सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि आप जब किसी व्यक्ति को आरसीएम के प्रोडक्ट देते हो तो आपको फायदा बाद में होता है, उसके परिवार को फायदा पहले होता है, उसके परिवार का डॉक्टर का खर्च बच जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है। जब आपको यह एहसास होता है कि आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो आपको फायदा बाद में होता है, उसका फायदा पहले होता है कि उसकी जिंदगी बदलती है, उसकी कामयाबी आती है, उसके सपने पूरे होते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप लोगों की मदद करने के लिए निकले हो तो आपको संकोच नहीं होगी, आपको शर्म नहीं आएगी। तो अपने काम के प्रति अपना नजरिया बदलिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए साहब, समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारा टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है इधर उधर की चीजों में, नशे में, दारू में, सिगरेट में, टीवी देखने में, गप्पे मारने में। सब जिंदगी यही नहीं है।
मनुष्य के रूप में हम लोग आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। हेलो, हमारा समय कीमती है साहब, हमारा समय कीमती है। कोई अगर हमको फ्री में भी दारू पिलाना चाहे या हमारा समय खराब करना चाहे तो दारू तो फ्री की है, लेकिन समय फ्री का नहीं है साहब। समय फ्री का नहीं है साहब। समय कीमती है, बेश कीमती है। ये गुजरा लम्हा लौट के वापस नहीं आएगा, ये समय लौट के वापस नहीं आएगा, ये उम्र, ये जवानी लौट कर वापस नहीं आएगी, बच्चों का बचपना लौट कर वापस नहीं आएगा, और माँ बाप चले गए तो लौट के वापस नहीं आएंगे। ये समय कीमती है साहब, ये वक्त कीमती है। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी क्षमता से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा अगले 2 से 5 साल अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आज से हम आपकी औकात को कई गुना बढ़ा कर देगा, कई गुना बढ़ा कर। मेहनत करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना की मूवी की शूटिंग थी, विनोद खन्ना सेट पर आए, अमिताभ बच्चन पहले से बैठे थे, अमिताभ बच्चन के माथे पर पसीना था। विनोद खन्ना ने कहा साहब आपको गर्मी नहीं लग रही, माथे से पसीना आ रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने रुमाल निकाला, अच्छा पसीना आ रहा है, रुमाल से पसीना पोंछा, रुमाल वापस जेब में रख लिया। तो विनोद खन्ना ने फिर पूछा साहब आपको गर्मी नहीं लग रही? अब अमिताभ बच्चन ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। अमिताभ बच्चन ने बोला लुक जेंटलमैन, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट ए थर्मामीटर। मैं एक एक्टर हूं, मैं थर्मामीटर नहीं हूं कि पारा बताऊं, मौसम बताऊं, गर्मी है कि सर्दी है। आई एम हियर फॉर वर्क, मैं यहां काम करने आया हूं, और जब मैं काम करता हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि सर्दी है कि गर्मी है कि बारिश हो रही है। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, गर्मी होगी, बारिश होगी, सर्दी होगी, वो कंट्रोल में नहीं है आपके। लोग विरोध करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, कंट्रोल में नहीं है आपके। लोग आपकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, कंट्रोल में नहीं है आपके। लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे ईमानदारी से तो आप भी अमिताभ बच्चन की तरह सुपरस्टार बन सकते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन, परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया। देखिए मौसम आपके अनुकूल नहीं हो सकते हैं, हालात आपके अनुकूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने नजरिए को ठीक रखें, मेहनत करता रहें तो आप कामयाब जरूर होंगे। और अपने रिलेशंस के प्रति आपका एटीट्यूड, संबंधों को ठीक रखें साहब। देखिए 5 शक्तियां, 5 पावर्स आप जिंदगी में जरूर इकट्ठा कीजिएगा, जो एक एक करके मैं आपको बताऊं। कि पहला है मैन पावर, नेटवर्क के साइज को बढ़ाइए साहब। आप ये मत देखिए कि आरसीएम बिजनेस में आज 200 आ रहा है, शुरुआत में कि 500 आ रहा है। अभी जितने भी टेक्निकल अचीवर्स को आपने देखा उन सबको शुरुआत में 200, 300, 400, 500 रुपया आया था। हेलो हेलो, और आज 50,000, 60,000, 70,000 महीने का आ रहा है, और कल इनको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख भी महीने का इसी आरसीएम बिजनेस से आएगा। क्योंकि आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर बहुत तगड़ा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये मत देखिए कि शुरुआत में कितना मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत हर काम की छोटी होती है, शुरुआत में उपलब्धि छोटी होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग कल का बिजनेस है, आज मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट कम आता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे नेटवर्क बनता जाता है मेहनत कम होती जाती है, लेकिन पैसा ज्यादा आता चला जाता है। तो आपको नेटवर्क बनाना है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क के दम पर वो अमीर बनते हैं। टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, बांगड़, मित्तल, ये सब नेटवर्क बनाते हैं। और हम लोग काम की तलाश करते हैं, हम रोजगार की तलाश करते हैं। हमको लगता है कि सब कोई नौकरी मिल जाए, चाहे यहां मिल जाए चाहे बाहर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। सब दुनिया के कोई भी अमीर व्यक्ति आपको नौकरी करते हुए अमीर बन गए ऐसा नहीं मिलेगा। मिलता है क्या कहीं पर? no. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बिजनेस करके अमीर बने। और बिजनेस कैसा कि सब उनके नेटवर्क हैं, उनके पास लोग हैं, हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं। और आज हमारे को मौका मिला है कि हम भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। चूकिएगा मत, पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क लेकर के जाइए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए, केवल जालंधर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लेके जाइए। तो सबसे पहली चीज मैन पावर। दूसरा है माइंड पावर। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, इस माहौल में बने रहिए। बाहर में साहब माहौल अच्छा नहीं है। बाहर में जब आप लोगों से बातचीत करते हैं क्या होता है, क्या बात करते हैं लोग, क्या बात करते हैं? सब बढ़िया नहीं चल रहा, सरकार को कोसते हैं, सरकार को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, नशे की बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करते हैं, जो नहीं होता सामने उसकी आलोचना करते हैं, हेलो, ब्लेम करते हैं। ये बाहर की दुनिया है। लेकिन साहब यहां पर आप देखिए, ये वो जोशीले लोग हैं जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, जो इतने समय से बैठ करके अपना घर परिवार छोड़कर यहां बैठकर सीख रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। इन जोशीले लोगों के बीच में महीने में कम से कम एक बार भी आते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। ये माहौल है साहब। मेरे रायपुर में हुक्का बंद है, हुक्का बंद है।
और मैं वहां पर देखता हूं कि सब होटल में बैकग्राउंड में, नीचे में, अंडरग्राउंड में हुक्का चल रहा है। 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चे हुक्का पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, चरस खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। सर क्या ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है सर हमारा देश? सर जवानी की उम्र वो उम्र होती है, वो ऊर्जा, वो ताकत होती है जवानी में कि व्यक्ति जो चाहे वो कर डाले, वो पत्थर को पिघला दे। वो ऊर्जा, वो जोश नौजवानों में होती है। और वो नौजवानों की ऊर्जा कहां जा रही है? या तो नशे की तरफ, या लड़का है तो लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की है तो लड़के के पीछे भाग रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये विश्वास है कि वो ऊर्जा अगर सही डायरेक्शन में लग जाए तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलेगी बल्कि हिंदुस्तान भी नंबर 1 बन सकता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आर्ट्स एंड बिजनेस में वो डायरेक्शन मिलता है, वो माहौल मिलता है। तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि महीने में कम से कम एक बार अपने बच्चों को सेमिनार में जरूर लेकर आए। बच्चों को जरूर लेकर आए। आप तो आना ही है, लेकिन बच्चों को भी लेकर आए, क्योंकि बच्चों के लिए बाहर माहौल अच्छा नहीं है साहब। अगर आप उनका भला चाहते हैं तो उनको एक सही गाइडेंस, अरे काबिलियत तो है उनके अंदर में, लेकिन एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा, एक सही माहौल उनको आर्ट्स एंड बिजनेस की मीटिंग में मिल सकता है। यहां पर हम लोगों को माँ बाप की सेवा करना सिखाते हैं, यहां पर हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना सिखाते हैं, यहां पर हम लोगों को अपने खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं, यहां पर हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो घटिया नशा ना करें। नशा करने में मुझे कोई एतराज नहीं है साहब, नशा कीजिए, बहुत नशा कीजिए, नशा कीजिए, लेकिन नशा कौन सा? नशा की क्वालिटी तो चेक कीजिए। नशा वो नहीं है साहब कि साहब एक बार ले लिया और दिन दुनिया से बेखबर वो काम कर गए जो हम होश में नहीं करते। हम होश में शायद किसी को गालियां नहीं देते, नशे में दे गए। हम होश में शायद जो है वो नहीं करते जो नशे में कर गए, तो वो नशा नहीं। नशा वो कीजिए कि सब लोगों की मदद करने में अगर आपको नशा हो जाए, लोगों की मदद करने में मजा आने लग जाए, तो इससे बड़ा नशा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो अपने माइंड पावर को बढ़ाइए, इस माहौल में आइए, नॉलेज लीजिए, किताबें पढ़िए और जो भी यहां सीखे उसका नोट्स बनाइए। तीसरा, मैनेजमेंट पावर को बढ़ाइए। मैनेजमेंट, लोगों को मीटिंग में लाना एक कला है, लोगों को प्लान दिखाना एक कला है, प्रोडक्ट के बारे में बताना एक कला है, टीम बन जाए तो उसको मैनेज करना एक कला है, लोगों से काम करवाना एक कला है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट पावर। तो ये पावर आपकी डेवलप कब होगी? जब आप आरसेम के ट्रेनिंग्स में आएंगे। ये तो सेमिनार है, अभी तो हम यहाँ पर केवल आपको एक छोटी छोटी मोटी मोटी जानकारी देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आरसेम बिजनेस कैसे करना है, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना, लीडरशिप को डेवलप कैसे करना, उसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रेगुलर आइए, सीखिए। चौथी चीज, मनी पावर। मेरे भाई, जब जरूरत पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। वो तो आज ही होता या नहीं होता है? आज ही हुआ। जरूरत के समय में वो लोग जो दोस्ती का दम भरते हैं वो जरूरत पे काम नहीं आते हैं। आपका ही पैसा आपके काम आने वाला है, आपका ही बैंक बैलेंस आपके काम आने वाला है। तो साहब 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बैंक में फालतू होने चाहिए कि जरूरत के समय काम आ सके। हैं? नहीं है तो साहब थोड़ा दिल लगा के ईमानदारी से कर लो, समय अपना सही डायरेक्शन में लगा लो, अगले 2 से 5 साल में वो बैंक तैयार हो सकता है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसे के बिना कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और पांचवी शक्ति वो है मोरल पावर। नैतिकता कभी मत छोड़ना, इंसानियत कभी मत छोड़ना, किसी का बुरा करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। आरसेम बिजनेस में मैंने उन लोगों को ऊपर उठकर भी गिरते हुए देखा है जो गलत तरीके से ऊपर उठने का प्रयास करते थे। किसी की टीम नहीं तोड़ना, किसी के साथ कोई गलत नहीं बोलना, किसी को झूठा कमिटमेंट नहीं करना, नैतिकता ईमानदारी के साथ बिजनेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब, इस बिजनेस में अगर सफल होना है ना, एक चीज और कीजिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। शुरुआत घर से कीजिए, शुरुआत अपने परिवार से कीजिए। हम लोग बहुत सारे गिले शिकवे पाले बैठे होते हैं, कई सारी नाराजगी पाले बैठे होते हैं, उससे नाराज है, उससे नाराज है, हम तो उससे बात ही नहीं करते, हम तो उनके घर ही पे नहीं जाते, हम तो हमारे कई पीढ़ियों से हम बात नहीं करते। कई सारी नाराजगी, गिले शिकवे। किससे नाराज है हम लोग किससे नाराज है? अनजान लोगों से। ये हॉल जिसने बनाया उसे कितने लोग नाराज हैं? जानते ही नहीं है काय को नाराज हो गया। लेकिन साहब नाराज हैं हम, किससे नाराज हैं? अपनों से, उनसे जिनके साथ हमने जीवन के कुछ अच्छे पल बिताए हैं। अपनी पत्नी से कई लोग नाराज हैं, अपने पति से कई लोग नाराज हैं, अपने भाई से कई लोग नाराज हैं। आज तो भाई भाई साथ नहीं रह पाते। अपनी बहन से कई लोग नाराज हैं, अपने माता पिता से कई लोग नाराज हैं,
अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कई लोग नाराज हैं। सर कई लोग नाराजगी का बोझ लेकर चल रहे हैं। स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोलते थे, जिंदगी में ऊंचाई पर जाना है तो बोझ लेके नहीं जा सकते, मन में गिले शिकवों का बोझ उतारेंगे तभी ऊंचाई पर जाएंगे। सब क्यों नाराज है? क्यों नाराज है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उतना नहीं किया जो आप सोचते थे। आपके उन्होंने कुछ किया है, बहुत कुछ नहीं किया, उतना नहीं किया जितना आपने चाहा था, या ऐसा कुछ उनसे गलती हो गई जो शायद आप उम्मीद नहीं करते थे, आप नाराज हो गए, आपने दूरी बना ली। क्या मिला? क्या मिला साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नाराज होकर के कामयाबी मिल गई कि सब मैं नाराज हुआ इसलिए पैसा आ रहा? नाराज होकर किसी का भला हुआ? नो सर। बल्कि माफ करना जो व्यक्ति जानता है उसका मन शांत रहता है, वो जिंदगी में तरक्की कर पाता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि नाराज होने के लिए ताकत नहीं चाहिए। नाराज होने के लिए ताकत नहीं चाहिए, ताकत चाहिए माफ करने के लिए। एक गांव का एक नाकारा निकम्मा आदमी जिसको कोई नहीं पूछता था, कुत्ता तक नहीं पूछता था, उस आदमी की शादी हुई, वो ससुराल गया। और ससुराल में तो दामाद आया है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, दामाद तो दामाद है, तो सब उसकी पूछ परख हुई, मगर फिर भी कमी ढूंढने वालों को तो कमी मिल ही जाती है। 3 दिन रहा वो वहां पर, और 3 दिन अड़ा अड़ा घूमता रहा। मेरे को रसगुल्ले के लिए नहीं पूछा, मेरे को ढंग से सोने के लिए नहीं पूछा। 3 दिन तक अड़ा अड़ा घूमता रहा। कौन? जिसको कुत्ता नहीं पूछता था। तो साहब, नाराज होने के लिए ताकत नहीं चाहिए। नाकारा निकम्मा आदमी भी दूसरों से नाराज हो सकता है, लेकिन किसी को माफ करने के लिए लीडर का कलेजा चाहिए साहब, लीडर का कलेजा। एक वादा करेंगे मुझसे? करेंगे पक्का? आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अगर वो लोग यहाँ हैं तो यहाँ, नहीं तो फोन करके उन लोग जिनसे आप नाराज हैं उनको ये फोन करके बोलिए। बहुत हिम्मत वाला काम है, सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लीडर होंगे वो करेंगे। फोन करके बोलिए कि सर कोई गलती हो गई मुझसे जिसने आपका दिल दुखाया, मैंने अपना दिल साफ किया, आप भी अपना दिल साफ करें, आइए एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। जिनसे आप नाराज हैं उनको फोन करके बोलेंगे कि सर मैं आपसे इतना दिनों तक नाराज था, आपका दिल शायद दुखा होगा, तो आप मुझे माफ करें, मैंने अपना दिल साफ किया, आप भी दिल साफ करें, आइए एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। करेंगे? हिम्मत चाहिए साहब, हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत जुटा ली ना, आरसन तो बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। ये तो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। रिश्तों को ठीक कर लिया ना तो आरसन अपने आप ठीक हो जाएगा। टेक्निकल अचीवर बनने में कोई मेहनत नहीं लगती, सबसे पहली मेहनत लगती है अपने रिश्तों को मधुर बनाने में, ठीक करने में। लोगों का दिल जीतना आ गया तो टेक्निकल के पीक तो अपने आप आपके पास आएंगे साहब, अपने आप। आरसन केवल व्यापार नहीं है साहब, ये पूरा जीवन है। इट्स ए कंप्लीट लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप एक डिसीजन यहां से लेकर जा सकें तो जिंदगी बदल सकती है। एक डिसीजन, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को बदलेगा। मेरी अब तक की बात को आपने ध्यान से सुना या न सुना, ये 5-7 मिनट की स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। शायद आज एक नया निर्णय, एक नया संकल्प लेकर एक नया इंसान बनकर आप यहां से जा सकें। सिस्टर रोजी एक हॉस्पिटल की नर्स, जिसकी ड्यूटी एक ऐसे डिपार्टमेंट में थी, हॉस्पिटल के उस कक्ष में थी जहां पर उन मरीजों को भर्ती किया जाता था जिनके जीवन का अंतिम समय था। यानी जो चंद दिनों के मेहमान होते थे उनको वहां भर्ती किया जाता था। प्रतिभा नाम की एक महिला वहां भर्ती होने के लिए आई। पति रमेश साथ में थे और रमेश बहुत परेशान थे, शायद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रतिभा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कुराहट थी। शायद उसने अपनी बीमारी को स्वीकार कर लिया था और शायद उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। वो कैंसर के अंतिम स्टेज पर थी और उसकी जिंदगी चंद दिनों की मेहमान थी। वहां एडमिशन हुआ प्रतिभा का। पति रमेश प्रतिभा के साथ लगातार बैठते थे, जब तक वो जागी होती थी बात करते थे, जब वो सोई होती थी तो बाहर बेचैनी से चहलकदमी करते थे। धीरे 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 बीमारी बढ़ने लगी, दवाइयों का डोज बढ़ने लगा। दवाइयों के डोज में प्रतिभा ज्यादा समय तक सोकर गुजारने लगी, बेहोशी में गुजारने लगी। जब भी प्रतिभा होश में होती थी और पति रमेश कहीं गए हुए होते थे तो सिस्टर रोजी और प्रतिभा आपस में बातचीत किया करते थे। दोनों जल्द ही
अच्छी फ्रेंड्स बन गई, एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा करते थे। तो एक दिन बातचीत में ही बातों में प्रतिभा ने सिस्टर रोजी को बताया कि सिस्टर, मुझे जिंदगी में कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं चंद दिनों के मेहमान हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी जी है, मेरे पति के साथ मैंने बहुत सारे अच्छे पल साथ बिताए हैं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन एक चीज का केवल अफसोस है, एक चीज का। 35 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन पति ने कभी भी अपने प्यार का इजहार मेरे सामने नहीं किया। कभी उसने ये नहीं बोला कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, कभी आई लव यू नहीं बोला, कभी ये नहीं बताया कि उनकी जिंदगी में मैं क्या स्थान रखती हूँ। तो प्रतिभा ने ये बात सुना, उसको भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन ठीक है, चली गई। एक दिन पति रमेश अकेले में थे, प्रतिभा सोई हुई थी। तो रमेश से जाकर रोजी ने पूछा कि रमेश बाबू, एक बात बताइए, क्या वाकई में आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? तो रमेश जी ने कहा कि बिल्कुल सिस्टर, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूं, और इसीलिए मैं इतना परेशान हूं। और आप सोच कर देखिए कि आप जिससे इतना प्यार करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने जब हर दिन आप मरते हुए देखते हैं तो आपको कैसा फील होगा। तो मैं बहुत प्यार करता हूं। सिस्टर रोजी ने कहा कि रमेश बाबू, एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने इस प्यार का इजहार अपनी पत्नी के सामने किया है? क्या कभी आपने ये बताया है कि वो आपकी जिंदगी में क्या रोल रखती है? कभी आपने आई लव यू बोला? कभी आपने उसको ये बताया कि आप उससे कितना प्यार करते हैं? तो रमेश बाबू ने बोला कि नहीं सिस्टर, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिभा सब जानती है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। सिस्टर रोजी ने कहा कि रमेश बाबू, मैं एक औरत हूँ, औरत का दिल जानती हूँ, और मैं अपने विवेक पर, मैं अपने अनुभव पे आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी आपसे सुनना चाहती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, कि आपकी जिंदगी में उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर, एक बार मेरी बात मानकर बोल के देखिएगा, आपको एहसास होगा कि आपकी पत्नी कितने मुद्दत से इसका इंतजार कर रही है। ये कह के सिस्टर चली गई। रमेश बाबू सोच में पड़ गए, क्या वाकई में ये जरूरी है? अगले दिन सिस्टर की ड्यूटी खत्म हुई, सिस्टर घर जाने लगी। जाते जाते उसका रूटीन था कि वो प्रतिभा से मिलते हुए जाती थी। तो जब वो उसके कमरे में जाने लगी तो खिड़की से उसने देखा कि रमेश बाबू बैठे हैं, प्रतिभा लेटी है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में है, दोनों की आंखें नम हैं। तो उसको लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो चली गई। 2 दिन तक छुट्टी थी सिस्टर रोजी की। 2 दिन के बाद जब वो वापस आई हॉस्पिटल में, तो उसको मालूम पड़ा कि प्रतिभा की मृत्यु हो गई और पति रमेश उसके शरीर को लेकर चले गए और अंतिम संस्कार किया। 3 दिन के बाद रमेश बाबू आए और सिस्टर रोजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, सिस्टर, आपने जो मेरे लिए किया, मैं जिंदगी भर आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिंदगी भर नहीं। सिस्टर ने कहा कि रमेश बाबू, मैंने क्या किया? तो रमेश बाबू ने कहा कि सिस्टर, आपकी बात मानकर जब मैंने प्रतिभा को आई लव यू बोला, जब मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, जब मैंने उसको बताया कि मेरी जिंदगी में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सिस्टर, आपको उसकी चेहरे की चमक देखनी चाहिए थी, आपको उसके चेहरे की चमक देखनी चाहिए थी सिस्टर। पिछले 35 सालों में मैंने वो चेहरे की चमक नहीं देखी जो मैंने उस पल देखी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और उसने एक ही लाइन बोला कि रमेश बाबू, इस घड़ी का, इस पल का मैं 35 सालों से इंतजार कर रही थी। अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई। मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं ना? यस। अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से, माँ बाप से, भाई से, बहन से। बोला, उनको बोला, इजहार किया, आई लव यू बोला। एक दिन चले जाएंगे वो, फिर याद करके फायदा नहीं है। आज बोलना है, अगर मौका है तो आज बोलना है। कितने लोग अपनी पत्नी को आई लव यू कभी न कभी बोले हैं? कितने लोग यहां जाके बोलेंगे? अपनी मम्मी को आई लव यू कितने लोगों ने बोला कि मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मम्मी, अगर मुझे इंसान का जन्म मिले तो अगले जन्म में भी आप ही मेरी माँ बनना।
कितने लोगों ने अपने पिता को आई लव यू बोला कि पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे अगले जन्म मनुष्य का जन्म मिले तो मैं आप ही की संतान बनूं। कितने लोगों ने अपने बच्चों को आई लव यू बोला है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगले जन्म में भी अगर मुझे इंसान का जन्म मिले तो तुम मेरे ही बच्चे बनकर आना। हम बोलते नहीं है साहब, हमको लगता है आपको मालूम है, वो सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई तोहफा अगर है तो वो है आपका परिवार, वो है आपका परिवार। उससे बड़ा गिफ्ट नहीं है, उससे बड़ी सौगात नहीं है। उस परिवार की खुशी, उस परिवार के सपने आपकी मुट्ठी में हैं। आज यहाँ से एक डिसीजन लेकर जाइए कि मैं अपने परिवार को एक कमजोर जिंदगी जीने नहीं दूंगा। मेहनत करूंगा, समय का सही इस्तेमाल करूंगा, समय को सही तरीके से लगाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन अपने परिवार के हर सपनों को पूरा करूंगा। डिसीजन लीजिए। आज से हम आपके साथ हैं, अप्लाइंग्स आपके साथ है। मुझे सुना ध्यान से, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।